नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर दोहरा वार करते हुए नाकामियों का सच जनता के सामने रखने की कोशिश की है। ईरान और फिलिस्तीन पर इजराइल के आक्रमण जो हैं वो आप लोग देख रहे हैं और इस आक्रामक रवैये के खिलाफ मोदी सरकार की चुप्पी को गलत ठहराते हुए आज सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने मोदी को याद दिलाया है कि ईरान के साथ हमारे संबंध कितने पुराने रहे हैं और ईरान ने कैसे अलग अलग मौक़ों पर पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया। लेकिन अब जबकि ईरान को भारत के साथ की ज़रूरत है तो मोदी चुपचाप खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक तरफ तो नेहरू प्लेस जाकर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले युवकों से मुलाकात का वीडियो जारी किया है और देश को बताया है कि मेक इन इंडिया असल में असेंबल्ड इन इंडिया हो गया है, यानी हम यहाँ कुछ बना नहीं रहे हैं बल्कि केवल चीन से सामान लाकर जोड़ रहे हैं। अगर अपने युवाओं को हम यहीं पर बनाने का मौका देंगे, यानी मेक इन इंडिया को हम आगे बढ़ाएंगे और संसाधन देंगे तो देश काफ़ी तरक्की करेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक पोस्ट में चुनाव आयोग को घेरा है और चुनाव आयोग को इसलिए घेरा है क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी एक नियम को बदल दिया है और वो नियम क्या है वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस ट्वीट को देखिए। राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें साफ साफ वो लिख रहे हैं कि वोटर लिस्ट, ज़रा स्क्रीन पर ले आइए ट्वीट को, और वोटर लिस्ट क्वेश्चन मार्क के साथ उसके बाद मशीन, ये देखिए मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज सवाल पूछ रहे हैं, कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फ़ोटो वीडियो सवाल, अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है, ये साफ साफ यहाँ पर लिख रहे हैं राहुल गांधी। आखिर है क्या, क्यों लिख रहे हैं, आपको बताता हूं। दरअसल चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर 45 दिनों के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो वो चुनावों की सीसीटीवी वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट कर दें। पहले 1 साल तक रखने की व्यवस्था थी। इसी पर राहुल गांधी ने फिर से मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। जबकि सोनिया गांधी ने अपने आलेख में, जो हिंदू अखबार में उन्होंने आलेख लिखा, आज सुबह सुबह वो आलेख छपा है हिंदू में, द हिंदू में, उस लेख में लिखा है कि इजराइल द्वारा गजा में तबाही और अब बिना किसी कारण ईरान पर सैन्य हमलों के खिलाफ भारत की चुप्पी साफ करती है कि मौजूदा सरकार ने अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं को त्याग दिया है। हमने न केवल अपनी साख खो दी है बल्कि अपने मूल्यों को भी छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए तथा तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत फिर से स्थापित करने के लिए हर कूटनीतिक चैनल की मदद लेनी चाहिए। ये बात यहाँ पर सोनिया गांधी, इसके अलावा बहुत सारी बातें सोनिया गांधी ने अपने आलेख में लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी वानगी आपके सामने हम रख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस डबल अटैक से मोदी पर कुछ असर होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो मोदी अपनी सत्ता के 11 साल का जश्न मनाने में लगे हुए हैं। उनके सामने बिहार चुनाव है, ओडिशा की सत्ता की सालगिरह है, कल ही सालगिरह मनाने ओडिशा पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। अगले साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सब में चुनाव हैं। यानी देश की साख रहे या जाए, मोदी की सत्ता नहीं छूटनी चाहिए, इसी पर मोदी का ध्यान है। आज तो खैर मोदी विशाखापट्टनम में योग करते नजर आए। पूरी बीजेपी आज योग का उत्सव मना रही है। उधर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अलग योग कर लिया है। अब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश पाकिस्तान ने कर दी है, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। जिस मुद्दे पर मोदी मुंह नहीं खोल रहे उसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले आया है। इधर ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। देखिए साफ साफ, मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। ट्रंप ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि मैं ये बताते हुए बहुत खुश हूं कि मैंने अमेरिका
के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच एक शानदार समझौता कराया है। मुझे इस काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने पर नोबेल नहीं मिला। सर्बिया और कोसोवो के बीच शांति लाने पर नहीं मिला। मुझे मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे मध्य पूर्व में अब्राहम समझौते कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये यहां लिख रहे हैं ट्रंप की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है मानो वो कटाक्ष की भाषा में ये बातें कह रहे हैं, यानी कटाक्ष की भाषा का, व्यंग की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। अगर इसको देखा आप ध्यान से गौर से अगर सुन रहे हो तो अपनी पोस्ट के आखिर में ट्रंप ने और बातें लिखी हैं, जरा उसको भी देख लीजिए आप। अपने पोस्ट के आखिर में लिखते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, रूस यूक्रेन हो या इजराइल ईरान, नोबेल शांति पुरस्कार मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को सब पता है और मेरे लिए यही सबसे जरूरी है। ये बात सबसे आखिर में लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस पोस्ट में दिख रहा है कि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज हर हाल में लेना चाहते हैं और पाकिस्तान उन्हें बढ़ावा दे रहा है। लेकिन मोदी ऐसे में क्या करेंगे? और इन सब के बीच ईरान इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या दोनों देश शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ेंगे या ट्रंप शांति की जगह जंग में कूदने का फैसला लेंगे? 2 सप्ताह का समय मांगा है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? यह भी बड़ा सवाल है। सोनिया गांधी का जो आलेख है उस पर अमल करेंगे, विदेश नीति को फिर से उस राह पे ले आएंगे जहां से हिंदुस्तान के आने वाले समय के लिए अच्छा हो। चलिए इन सब पे बात करेंगे इस चर्चा में कि आखिर क्या कुछ इजराइल से अपडेट है, नया अपडेट इजराइल और ईरान के युद्ध में, वो भी समझेंगे। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के डबल अटैक से कैसे नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले समय में परेशानियों से घिर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल देव जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सीधे पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूँ और ज़रा शुरुआत करें सोनिया गांधी के आर्टिकल से। आपने भी पढ़ा ही होगा, द हिंदू में आलेख है और आलेख में के बहुत सारे आयाम हैं, और लेकिन मुख्य मुद्दा जो है भारत की विदेश नीति है। और इस वक्त जब ईरान और इजराइल जंग में हैं ऑलरेडी, और ऐसे में हमारा रोल क्या होना चाहिए इस पर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी के इस आलेख को थोड़ा बहुत भी आत्मसात कर पाएंगे, अमल कर पाएंगे? देखिए राजीव जी, हम लोग बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त है और भारत की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा ईरान से दोस्ती का रहा है। रशिया हमारा बहुत निकट का सहयोगी रहा है। अमेरिका के साथ हमने जो रिश्ते रखे वो दूर के रिश्ते थे। कभी भी अमेरिका को इस तरह से न तो हावी होने का मौका दिया जैसे पाकिस्तान पर अमेरिका हावी हुआ, और न ही हमने कभी अमेरिका को इतना दूर किया कि वो भारत को कोई दूसरी चुनौती दे पाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आने के बाद जिस तरह से भारत की विदेश नीति को बदला, और मैंने शायद परसों भी कहा था कि मोदी जी को चिढ़ तो गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो जो नेहरू ने किया, जो मुकाम, जो प्रतिमान इंदिरा गांधी ने स्थापित किए या राजीव गांधी ने या मनमोहन सिंह ने जो नीतियां बनाई, उनको उलट देना ये मोदी जी को आता है। लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर ये कभी नहीं होता कि आप सारी चीजों को उलट दें, लेकिन अगर आप उलट दें तो फिर कुछ हासिल करें। मोदी जी पहले अमेरिका और इजराइल के नजदीक जाते हैं, आपने रूस को नाराज किया, आपने ईरान से दूरी बनाई और चाइना और पाकिस्तान के बीच ऐसा कुछ किया जिसकी तरफ चेतावनी दी थी राहुल गांधी ने कि इन दोनों को कभी इस तरह का मौका नहीं देना है कि दोनों एक साथ खड़े हो जाएं। लेकिन वो भी हुआ। आज ईरान के साथ जब भारत को खड़े होने की जरूरत थी, खुल करके खड़े होने की जरूरत थी,
उस समय नरेंद्र मोदी एक कूटनीतिक चुप्पी साध लेते हैं। न तो वो सीज फायर के साथ हैं, ना सीज फायर के खिलाफ हैं। ये जो परिस्थितियां हैं भारत की, वो नरेंद्र मोदी भले ही डिसीजन ले रहे हों, लेकिन असल में इस देश के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि भारत की जो विदेश नीति है वो किस तरह की है। भारत क्या पारंपरिक रूप से अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाएगा, या फिर उसमें वो चेंज आ रहा है जो दक्षिणपंथी राजनीति में आने वाला है। लेकिन सोनिया गांधी ने इसको लेकर के चेताया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। आज हमें शांति के साथ खड़ा होना चाहिए था, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था। इजराइल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में दादागिरी करता आया है, तो एक तरह से आपको कमजोर के साथ खड़ा होना चाहिए था। भले ही आज ईरान भारी पड़ रहा हो, लेकिन उसने ये वार शुरू नहीं किया है। शुरू करने का सारा कारण इजराइल की दादागिरी है और अमेरिका की शह है। तो मिडिल ईस्ट में एक तरह का जो अशांति पैदा की जा रही है, जो युद्ध के माहौल, अब तो क्या युद्ध चल ही रहा है, और ये कहीं बड़े व्यापक पैमाने पर ना चला जाए, बड़ा रूप ना ले ले, ऐसे में भारत की एक हस्तक्षेपकारी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन भारत की जो चुप्पी है वो भारत को बहुत कमजोर साबित करती है, और इसीलिए सोनिया गांधी जी ने ये लेख लिख करके चेताया मोदी सरकार को, विदेश नीति के जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनको, जो सरकार को सलाह दे ही रहे होंगे, अगर हम मान लें कि भाई सलाह देते हैं, तो उन सबको ये चेतावनी है सोनिया गांधी की तरफ से। सोनिया गांधी की अपनी राजनीति, और वो सिर्फ इंडिविजुअल राजनीति नहीं या कि पार्टी की राजनीति नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति क्या रही है पारंपरिक रूप से, इसको लेकर के एक उन्होंने नजरिया पेश किया है भारत के सामने, मोदी जी के सामने, कि हमें अपनी ताकत को, अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए एक फैसला लेना जरूरी है। और वो फैसला ईरान के साथ जाता है कि ईरान हमारा लंबे समय से सहयोगी, हमारा मित्र देश रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ भी रहा है। तो ऐसे में सोनिया गांधी का यही कहना है कि मोदी जी को उधर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन एक चुप्पी वो कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता को, भारत के अस्तित्व को कमजोर साबित कर रही है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी के पास ज़रा आना चाहूँगा। राहुल जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ सोनिया गांधी के इस आलेख में क्या कुछ आपको लगता है कि विदेश नीति की अगर बात करें तो जन सामान्य में यही सवाल हैं जो सवाल सोनिया गांधी ने आज उठाए हैं। हम लोग भी इस मंच पे कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि आखिर हमारी विदेश नीति किस दिशा में है, और आज जबकि मिडिल ईस्ट की बात है, ईरान की बात है, तो यहाँ हमारी सरकार, जो हिंदुस्तान की सरकार, वो किस दिशा में, वो क्या खुले तौर पर इजराइल के साथ नज़र आती है, या चुपके चुपके नज़र आती है, या हम किस दिशा में जा चुके हैं। हमारा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन या बाकी चीज़ें, बाकी जितने भी अलग अलग मौक़ों पे हम अलग अलग देशों के साथ खड़े नज़र आए, क्या आज की तारीख में हम वो सब खोते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति कमज़ोर होती जा रही है, क्या लगता है आपको? आ गया है देश के सामने और दुनिया के सामने भी, लेकिन विशेष तौर पर हम सबके भारतीयों के सामने कि अब तक जो हम 10 साल 11 साल से एक प्रचार सुन रहे थे कि एक विश्व नेता का आगमन हो चुका है विश्व मंच पर, जिसकी ओर सब बड़े बड़े नेता दुनिया के टकटकी लगा कर देखते हैं आदि, और वो विश्व का नेतृत्व करने की, विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। उस पूरे 11 साल के प्रचार और खोखले दावों की हकीकत खुलकर सामने आ गई है, और वो हमारे सामने अब खड़ी है, और ऐसे इस रूप में खड़ी है कि अब एक संकट पैदा हो रहा है उससे। भारत की संप्रभुता के सामने संकट पैदा हो रहा है, उसकी अपनी एक स्वाधीन, स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति के सामने एक दुविधा और संकट खड़ा हो गया कि वो क्या है, ये उसके अब अपने लोगों को, हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आपने जिक्र किया, तो इसका तो अब नाम भी कोई नहीं लेता, क्योंकि वो नाम लेंगे तो वो सीधे जवाहरलाल नेहरू से जुड़ेगा, इसलिए उसका अब नाम भी नहीं लिया जाता। नेहरू का नाम लेना तो अपराध है और पाप है, इसलिए केवल उनको गाली देने के ही लिए हैं इस समय बने हैं वो। लेकिन जो इतने उन्होंने जिस नीति की नींव डाली थी, और वो नींव उन्होंने आज़ादी से पहले से डाल दी थी, क्योंकि वो आज़ादी से कम 20 साल पहले से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय थे,
और एक अपनी निजी जगह बना चुके थे और भारत की जगह बना चुके थे, तो वो तो अब बिल्कुल एक अलग हो गई और उसकी हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नेहरू का किया हुआ काम था। तो कोई नेहरू के बाद नेहरू जैसा दूसरा कोई भी नहीं हुआ, तो हम इनसे भी क्या उम्मीद करें मोदी जी से कि वो उसको पूरा करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अब चाहे वो आप भारत पाकिस्तान के बीच में अभी जो एक संघर्ष हुआ, उसकी जो अब सच्चाइयां सामने निकल के आ रही हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप लगातार 15वीं बार शायद अब तो 17वीं बार बोल चुके हैं। 17वीं बार बोल चुके हैं, आज भी बोल रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, लिख कर बोल रहे हैं, बोलकर बोल रहे हैं। और ये बरक्स उन दावों के है कि 35 मिनट की बातचीत हुई मोदी जी की और ट्रंप की, और जिसमें मोदी जी ने बहुत सख्त से उनको साफ बता दिया कि इसमें किसी के तीसरी मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, न कभी हुआ न आगे होगा। तो उसी दिन और उसके बाद से लगातार ट्रंप उसके बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। उन्होंने असीम मुनीर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जो उनको असाधारण ऐतिहासिक सम्मान दिया है, एक अपने देश के वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे पाकिस्तान के, लेकिन एक सेनाध्यक्ष है, उसको अपने यहाँ बुला के लंच पे बुलाना, उस कहना कि उससे मिलना मेरा सौभाग्य था, इट वॉज एन ऑनर टू मीट हिम। इस तरह की शब्दावली तो राष्ट्राध्यक्षों के लिए कही जाती है, वो भी जिसको असाधारण रूप से सम्मान देना चाहता है अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति। उनका इस्तेमाल भारत के किसी नेता के लिए नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता कि ये बातें, यही शब्द उन्होंने मोदी जी के लिए या भारत के विदेश मंत्री या किसी से मिलने के बाद कहें कि नहीं कहें, मुझे लगता नहीं, हो सकता कहीं हो। लेकिन जो एक समकक्षता भारत और पाकिस्तान के बीच इस संघर्ष के कारण बना दी गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक तरह से उसको स्वीकार कर लिया है, जो पहले नहीं था, हमेशा हाइफनेट नहीं किया गया था, उसको भारत की रुख रहा था कि हमें पाकिस्तान के समकक्ष नहीं रखा जाना चाहिए, न देखा जाना चाहिए। वो अब पूरी नीति ध्वस्त हो चुकी है और अब भारत के नेता के समकक्ष कौन है? पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं है, वहां का सेनाध्यक्ष है। ये फील्ड मार्शल हो गए हैं, फील्ड मार्शल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जी तो फील्ड मार्शल ठीक है वो, लेकिन है तो वो एक सेनाधिकारी ही ना, बिल्कुल, वो कोई नागरिक अधिकारी नहीं है, वो चुने हुए पाकिस्तान के नेता नहीं है, और उनका भी एक कार्यकाल होगा और वो भी कभी जाएंगे, तो वो कोई लोकतांत्रिक नेता नहीं है एक देश के। राइट। तो अब ये जो एक और भी ये समकक्षता उस संघर्ष में हुई थी, अब ये उससे और आगे चली गई है बात। और अभी तीसरा, अभी मैं उस पर आता हूँ ईरान और पैलेस्टाइन और इजराइल पर, लेकिन एक चीज और हम ध्यान रखें कि अभी एक बैठक हुई है जो आगे और चलेगी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पे, उनके अधिकारियों और उनके बीच पे, और उसको एक नई धुरी बन गई है भारत की 3 तरफ। तो मतलब पूर्व से लेकर एकदम पश्चिम तक हमारे ये 3 देश हमारे खिलाफ एक हो गए हैं, ये हो चुका है। ये भी आज की खबर है, ये शायद कल की थी। तो एक नई धुरी अब हमारे पड़ोस में, हम 3 ओर से घिरे हुए हैं। नीचे श्रीलंका कितना भारत के साथ है, ये भी एक संदिग्ध सवाल है। तो एक तो हमारी विदेश नीति का 11 साल में उसका जो एक नतीजा, एक परिणाम है ठोस, वो तो ये हमारे सामने है। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, उसकी आवाज, उसका कद, और उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व मंच पर जो उसका जो सम्मान था, उसका जो कद था, अब उसकी बात इसमें बिल्कुल उजागर हो गई है कि वो भी सब स्थिति और हमारी इज्जत तो ध्वस्त हो गई है। हमारी हिम्मत नहीं है कि हमास ने 1000 लोग मारे थे, 1100 लोग मारे थे पैलेस्टाइन के गाजा में, लेकिन इजराइल ने 55,000 से ज्यादा लोगों को मारा है। इस पर भी हम कुछ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पे उस पर वोटिंग होती है, उसमें हमारी शामिल होने की और जरा सा भी आलोचना करने की हमारी हिम्मत नहीं है। हम उस पर चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। और अब ईरान, सब लोग कह रहे हैं, मुझे दोहराऊंगा नहीं कि ईरान और भारत की दोस्ती कितनी पुरानी है, कितने गहरे सभ्यता मूलक संबंध है। वो दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के कितने करीब रही है, वो 4-5 हजार 6,000 साल पुरानी बात है। और उसके बाद ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, उसमें हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं।
तो हमारी विदेश नीति की स्वायत्तता, तथा कथित स्वायत्तता, तो अब बिल्कुल धूल धूसरित है और अब किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। तो अब मुझे एक तो और बड़ा दुख ये हो रहा है कि भाई अब अगर राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की ओर देख रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि मैं तो चाहता हूं, आई डिजर्व इट, मैं तो सुपात्र हूं उसका, तो फिर हमारा क्या होगा? भारत के हमारे नेता को नोबेल कैसे मिलेगा? ये मुझे एक संकट पैदा हो गया है, ये मुझे इसका बड़ा दुख हो रहा। दोनों के एक साथ तो नहीं मिलेगा, बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया सामने। हाँ जी जी, ये बहुत मुश्किल है और वो लगातार हमको रोज रगड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री की बातों को रोज वो गलत या उनके खिलाफ एक दूसरा समांतर बातें कर रहा है। और उस 35 मिनट की बातचीत में हमको जो समझाया गया वो ये कि 35 मिनट में मोदी जी ने उनको समझाया, बहुत सख्ती से साफ साफ सब बोल दिया, और हम नहीं जानते कि एक शब्द भी हमने नहीं सुना है भारत से, विदेश सचिव से भी, कि ट्रंप ने मोदी जी से क्या कहा। एक शब्द भी नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा। तो मोदी जी ने जो उनसे कहा उससे वो सहमत हुए या नहीं हुए, उन्होंने क्या कहा, आखिर संवाद था तो फिर दोनों ने कुछ कहा होगा ना। लेकिन अभी लग रहा है कि यह संवाद नहीं था, केवल एकालाप था, और वो चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो सुनते रहे। लेकिन अब उससे निकल के जो बोल रहे हैं वो सबके सामने है। तो अब सबको, दुनिया को ये दिख रहा है। बिल्कुल। तो इसमें हमारी चुप्पियां, भारत की चुप्पियां, भारत की जो एक छवि है, और भारत जो छवि अपनी बनाना चाहता है, और हम सब चाहते हैं कि भारत की ऐसी विश्व मंच पर छवि बने, एक स्वयंभू, स्वायत्त और सचमुच स्वतंत्र मति और विवेक और नीतियों वाले देश की, उसके सामने अब एक बहुत गहरा अस्तित्व मूलक प्रश्न खड़ा हो गया है। वो संदिग्ध हो गया सब। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और इन सब के बीच जब एक तरफ पाकिस्तान अगर नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे बढ़ा रहा है, तो वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिन्होंने हम दोनों देशों के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, यानी युद्ध विराम की घोषणा उनके थ्रू। और इधर अभी नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ है, हमारे दोनों देशों के बीच ही हुआ है। तो ये भी ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर अब पाकिस्तान ये बात कह रहा है जब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे बढ़ा रहा है। तो आना चाहता हूं प्रशांत जी, एक तो ये खैर ये एक्सपोज होने वाली बात, और सही कह रहे थे राहुल देव जी कि आप शांति के दूत बन के आप जाते रहे और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तब थोड़ा हो सकता है कि आगे कुछ आपको मिल भी जाए, कुछ हासिल कर पाएं। लेकिन जब दो देशों के बीच, उसमें भी ईरान के साथ आपके संबंध कैसे रहे हैं ये सब जानते हैं। सोनिया गांधी ने आज जो आलेख लिखा है उसमें एक बात का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया है कि शाह का जो समय था, यानी 1979 से पहले का दौर, उसके बाद के दौर में जो फ़र्क आया उसमें एक जिक्र 1994 का भी है, जब कश्मीर के मसले पे, जम्मू कश्मीर के मसले पे यूएन के जनरल असेंबली में वोटिंग की बारी आई, तो उस समय ईरान ने हमारा साथ दिया था। हालांकि 65 और 71 के समय ईरान का झुकाव पाकिस्तान के साथ था। उसके बाद धीरे धीरे हमारा संबंध बना है, बढ़ा है, प्रगाढ़ हुआ है, और ये सदियों पुराना संबंध है, पारंपरिक संबंध हमारा उनके साथ है। बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, यहाँ और दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ईरान के सामने हमको आज डटे रहना चाहिए था तो हम नहीं हैं। आखिर क्यों ऐसा है? इसको थोड़ा और डिकोड करने की ज़रूरत है। और इजराइल को छोड़ने की बात सोनिया गांधी भी नहीं कह रही हैं। उनके आलेख में देखिए, इजराइल हमारा नया पार्टनर है, वो कह रही हैं। उनके साथ नया संबंध, नवीन संबंध डेवलप हुए हैं। इसलिए जब विदेश नीति में आप आते हैं तो आप तो हर तरफ खुद को फिट करने और उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी देश हो। क्या आज की तारीख में हम चीन के साथ रिलेशन डेवलप करना नहीं चाहते, अगर व्यापारिक तौर पे ही देखा जाए तो? जी राजीव जी, हम लोग दरअसल बड़े अजीब से दौर में जी रहे हैं, जहां पाकिस्तान का सेना का जनरल विश्व शांति पुरस्कार की सिफारिश कर रहा है, और वो सिफारिश किसकी कर रहा है? जो दुनिया भर में युद्ध कर रहा है। जो भी 5 दिन पहले ये कह रहा था कि मैं ईरान के तथाकथित सुप्रीम लीडर का पता मालूम है कि मैं वो कहाँ है, लेकिन मैं उनको मारूंगा नहीं।
आप ये देखिए कि ये विश्व शांति पुरस्कार के कैंडिडेट हैं, सिफारिश करने वाले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि वो आतंकवादी तंजीमें भी चलवाते हैं आईएसआई के थ्रू। तो ये बड़ा अजीब सा दौर है, और इस अजीब दौर में विश्व गुरु है जो मूक दर्शक है। तो ये एक क्या कहा जाए इस दौर को, जबकि ये बहुत अच्छा मौका है विश्व गुरु बनने का। अच्छा मौका है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की ये है कि वो विदेश नीति का जो उद्देश्य होता है कि अपनी संप्रभुता को बचा के रखना और राष्ट्र हित को देखना, मोदी जी ने राष्ट्र हित से ज्यादा पार्टी हित और अपना हित देखा है। विदेशों में जब भी जाते हैं तो साथ में एक फोटोग्राफर होता है जो फोटो खींचता है, और वो एनआरआई से मिलते हैं वहाँ पे। वही विदेश नीति 11 साल से चल रही, जिसकी चर्चा अभी राहुल जी भी कर रहे थे। तो ये विदेश नीति का नतीजा क्या हुआ कि जब हमको जरूरत थी कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो, तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान ने जब हमला किया, वो आतंकवादियों ने हमला किया पहलगाम पे, और जब हमने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने अटैक किया भारत के ऊपर, तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। ईरान के साथ फिर भी लोग खड़े हैं, तमाम देश खड़े हैं ईरान के साथ, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो ये विदेश नीति ऐसी चलती। और अब क्या हो रहा है, ये खामोशी भी क्या है। हमारी जो सोनिया गांधी ने लिखा है, वो दरअसल मोदी जी को याद दिलाया कि उनकी भारत की विदेश नीति क्या है। सोनिया गांधी के पूरे आर्टिकल को मैंने पढ़ा द हिंदू में, उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो भारत की विदेश नीति के खिलाफ है या भारत की विदेश नीति के अनुरूप नहीं है। वो बेसिकली भारत की विदेश नीति को एक्सप्लेन किया है। भारत की विदेश नीति क्या रही है मिडिल ईस्ट में, कि हम फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों के साथ हैं, हम 2 नेशन थ्योरी के वकालत करते हैं। तो यही तो हमारी और विदेश नीति हमारी यही है। मोदी सरकार के दौरान भी इजराइल के पक्ष में यूएन में कभी वोट नहीं दिया भारत ने। तो इसी विदेश नीति को तो हिंदू में लिखा है उन्होंने, अखबार में। लेकिन मोदी जी के साथ समस्या क्या है कि मोदी जी हर समस्या को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, और वही चश्मा जो है लगा के वो इस समस्या को भी देख रहे हैं। उनको विदेश नीति समझ में नहीं आ रही, उनको ये समझ में आ रहा है कि इजराइल जो कि एक मुस्लिम कंट्री के खिलाफ लड़ रहा है, तो हम खामोश रहेंगे। भले ही वो मुस्लिम कंट्री हमारे गाढ़े वक्त में साथ आया, भले ही हमारा फायदा होगा एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर सब तमाम चीजें। एक समय तक अभी तो हमारा कम हो गया यूएस सैंक्शन की वजह से, हमारी कुल तेल की आयात का लगभग 11 से 12%, 15%, और एक वक्त में 18-19% भी ईरान से तेल आता था। और ईरान से तेल डॉलर में हमको नहीं खरीदना पड़ता था, हम उनको बासमती चावल दे रहे थे, उनके यहाँ रेलवे बना रहे थे, उनको दवाइयाँ दे रहे थे, हमारा बार्टर पे चल रहा था, और बाकी कुछ पैसा वो रुपए में भी लेता था। तो हमारी विदेशी मुद्रा बचाई है दशकों ईरान ने। और ये समझदारी का फैसला है कि आप अगर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको उसी तरह कदम लेने चाहिए। लेकिन अगर आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे तो फिर आप वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को चुनाव से ज़्यादा आगे बढ़ के सोचना चाहिए। अफसोस की बात है कि वो चुनाव ही के इर्द गिर्द, कि वो विदेश नीति उनकी बिहार का चुनाव गाइड कर रहा है।
ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जी राजीव। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। विदेश नीति बिहार का चुनाव अगर गाइड करे और आने वाले दूसरे चुनाव जो अगले साल होने हैं वो गाइड करे, अगर उस दिशा में अगर आप जाएं तो फिर विदेश नीति को तो आप किनारे रखेंगे ही। लेकिन ज़रूरत दोनों नीति की है, यहाँ की राजनीति की भी और उधर विदेश नीति की भी। इंटरनल राजनीति में नरेंद्र मोदी माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राहुल जी। जी राहुल जी। कहता था कि अभी वो उनको देखे, उन्होंने खुद आज कहा है, उड़ीसा में कल कहा है कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं उनसे मिलता हुआ जाऊं वापस देश वापस, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे उड़ीसा से प्यार है और मुझे ईश्वर से बहुत प्यार है, ईश्वर की भक्ति के लिए और उड़ीसा से प्रेम के लिए मैं उनका बुलावा छोड़कर मैं भारत आ गया। और वहां पे क्या किया? चुनावी सभा। तो पहलगाम की घटना के बाद विदेश से देश आए तो सीधे बिहार गए, पहलगाम नहीं गए। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद जहां पर उनको मौका मिल रहा था कि वो ट्रंप से आमने सामने बात कर सकते थे, ट्रंप ने बुलाया खुद, वहां पर उसको छोड़कर वो चुनावी सभा के लिए उड़ीसा आ गए क्योंकि उनको ईश्वर से इतनी आस्था है और उड़ीसा से प्रेम है। तो मैं समझता हूँ इन दोनों चीजों के बारे में हमारे सब जनता जानती ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बहुत महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी, लेकिन विदेश नीति पे चिंता करनी चाहिए और वो वाजिब भी है। और जब पाकिस्तान का जिक्र आता है बार बार तो पाकिस्तान की एक अलग नीति है विदेश नीति में, और ख़ासकर जो दोनों देशों के बीच संघर्ष, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग देशों को साधने की कोशिश किस ढंग से कर रहा है वो दिखाई दे रहा है। और उसमें भी अगर वहाँ के सेना प्रमुख को बुलाकर उनके साथ लंच कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो कहानी कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, शायद इसलिए ये सब चल रहा है। अभी तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जाना बाकी है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, इन सब में आप ईरान और भारत के संबंधों को कहां देखते हैं आज की तारीख में? जी अभी तक तो ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे, और लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और उनके मित्र उधर नेतन्याहू हैं, तो उसके बाद फिर संबंधों में खटास आना शुरू हुई। और संबंधों में खटास इतनी अधिक है कि अब प्रधानमंत्री मोदी इस समय में, जिस समय उनको बोलना चाहिए था और विश्वगुरु बनना चाहिए था वास्तव में, उस समय वो खामोश बैठे हुए हैं। यानी रूस और यूक्रेन के बीच पप्पा ने बाल रुकवादी वाले मोदी जी जो हैं, वो अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। राजीव जी ना उसको कुछ बोल रहे हैं, तो ये बड़ा एक संकट जो है वो दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, राजीव जी की विदेश नीति जो होती है उसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि विदेश नीति सिर्फ विदेश के लिए है। और विदेश नीति का मतलब ही ये होता है कि हमारी विदेश नीति इस हिसाब से तैयार होगी कि हमारे राष्ट्र का इसमें क्या फायदा है और हम किस तरीके से एक सुरक्षित राष्ट्र बने रहें। विदेश नीति का मतलब ही ये होता है। लेकिन मोदी जी ने विदेश नीति का मतलब ये बना दिया कि हम किस तरीके से विदेश नीति के जरिए भारत में सांप्रदायिक विभाजन करें और उसके जरिए हम वोट कमाने का काम करें। तो मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को आरएसएस की जो है वो चुनाव जीतने की मशीनरी में तब्दील कर दिया है। तो इसलिए भारत की जो विदेश नीति है राजीव जी, इस समय भारत की विदेश नीति नहीं है, वो आरएसएस की वोट कमाने की राजनीति है जिसको मोदी जी संचालित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी ये कहा जा सकता है भारत की विदेश नीति अपनी जगह अलग है, और मुझे लगता है कि जब सरकार बदलेगी तो भारत की विदेश नीति भी अपनी जगह पर ठीक ठाक आ जाएगी। और लगता है ये सरकार जल्दी बदलेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है ट्रंप साहब जैसे कह रहे हैं बार बार, 17 बार ट्रंप साहब ने कह दिया कि वो उन्होंने सीज फायर कराया है। गनीमत यह है कि मोदी जी के जाने से पहले ही वो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उनको कनाडा छोड़ के जाना पड़ा, और कहीं आमने सामने मुलाकात हो जाती तो मोदी जी के सामने भी कह सकते थे ट्रंप। खैर मोदी जी भाग्य के अच्छे हैं, जैसे वो खुद बताते हैं नसीब के बहुत अच्छे हैं। तो नसीब अच्छा था मोदी जी का कि ट्रंप से आमना सामना नहीं हुआ, और आमना सामना होता तो फिर यही बात होती। लेकिन मोदी जी ने राजीव जी एक बहुत समझदारी का काम किया कि ट्रंप के बुलाने पर अमेरिका नहीं गए, और अभी भी जो है वो जाएंगे नहीं सामने जाने पे। लेकिन राजीव जी मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल और उठते हैं, और सवाल इसलिए और उठते हैं कि हमारे जो है वो 50 के आसपास सांसद और ब्यूरोक्रेट और पूर्व मंत्री सब जो थे वो दुनिया भर में भेजे गए भारत का पक्ष रखने के लिए। भाई आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, पाकिस्तान हमलावर क्यों है, ये सब बताने के लिए। आखिर इसके बाद ये नतीजा क्या निकला कि डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को बुलाकर लंच दे रहे हैं। कल को हो सकता है कि मोदी जी को ना बुलाएं और बुला करके जो अनिल चौहान को या अजीत डोभाल को दावत दे दें, ऐसा भी हो सकता है। ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी शायद इससे बचना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो
कि मोदी जी को बुलावा लंच के लिए ना आकर अनिल चौहान या अजीत डोभाल के लिए बुलावा आ जाए तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी। बहरहाल यह है राजीव जी, लेकिन ईरान के साथ हमारे जो संबंध है, मुझे लगता है कि इस समय बिल्कुल ये सही वक्त था कि हमको स्पष्ट रुख जो था वो अपनाना चाहिए था। तमाम दुनिया के देश स्पष्ट रुख अपना रहे हैं। अगर राजीव जी फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो हैं वो स्पष्ट रुख अपना रहे हैं और अमेरिका से उनकी असहमतियां भी हैं, उसको भी दर्ज कर रहे हैं। अमेरिका से ये भी कह रहे हैं कि ये मसला जो है कूटनीतिक दरवाजों के जरिए हल होना चाहिए, सैन्य दरवाजा इसका हल करने का रास्ता नहीं है। ये कह रहे हैं पश्चिम के देश भी खड़े हुए हैं इजराइल के साथ। G7 में प्रस्ताव पारित होता है इजराइल के समर्थन में, इसके बावजूद सब कह रहे हैं कि ईरान से बात करनी है तो सैन्य जो है समाधान जो है वो नहीं है, इसके लिए कूटनीतिक बात करनी होगी। सब मुझे स्पष्ट है। भारत कहाँ खड़ा हुआ है? भारत की तरफ से क्या हमने कोई बयान सुना कि साहब इसमें नहीं होना चाहिए? नेतन्याहू ने मोदी जी को फोन किया, फोन पर क्या बात हुई और फोन पर हिंदी में बात हुई कि हिब्रू में बात हुई, मोदी जी ने ये तो नहीं बताया, ये बताया कि नेतन्याहू का फोन आया था और बातचीत हुई। तो अब जो भी बातचीत हुई कम से कम देश को बताइए क्या बातचीत हुई और आपने क्या कहा उनसे। गाजा को लेकर आपके मुंह से एक शब्द निकला कि नहीं निकला कि 55,000 बच्चे भाई तुमने क्यों मार दिए वहां गाजा में? नेतन्याहू से आपने कहा कि नहीं कहा? और क्यों नहीं पूछा आपने भाई तुमने ईरान पर हमला क्यों कर दिया? और फिर आपने ईरान के सर्वोच्च कमांडर है या ईरान के राष्ट्रपति है, उनको आपने फोन क्यों नहीं किया? भाई कूटनीति तो यही कहती है कि अगर आपकी बात हो गई थी बेंजामिन नेतन्याहू से तो आपको पलटकर कॉल करना चाहिए था पेजेश्कियन को या खामेनेई को कि भाई मेरी उनसे बात हुई है और चलिए मैं कुछ मध्यस्थता कर सकता हूँ। पुतिन ने आखिर कहा कि नहीं कहा कि भाई हम इसमें मध्यस्थता करने को तैयार है? तो एक अवसर ये हो सकता था, जैसे आप गए वहां जाके गले मिले पुतिन से और उसके बाद फिर आप जो रेलगाड़ी से गए यूक्रेन और वहां जाकर आप जो कंधे पे उनके हाथ रख के जेलेंस्की के आप जो थे वो रोने का नाटक करने लग गए। तो इसी तरीके का आप हम नाटक ही कर लेते कि आप पेजेश्कियन को या खामेनेई को आप फोन करके कहते खामेनेई को कि भाई देखिए ये परिस्थितियां हैं, आप भी शांत रहिए, मैं उधर भी अपील करता हूं कि शांत हो जाए। तो आप ये एक भूमिका निभा सकते थे। तो भारत एक भूमिका निभा सकता था जिसको मोदी जी ने मिस किया। अब क्यों मिस किया राजीव जी? उसके पीछे भी कारण ये है कि यहाँ जो है भारत में सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति जो है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। भले ही विदेश में हमारी विदेश नीति कमजोर पड़ जाए, उसका भारत को कितना नुकसान हो, यानी जो आरएसएस का एजेंडा है विदेश नीति के जरिए वोट कमाने का, उस पर आंच ना आए। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं भड़कानी है, इसलिए जो हमको इस बीच में बोलना नहीं है, खामोशी बरतनी है। लेकिन ये खामोशी राजीव जी कभी कभी अजाब बन जाया करती है। मोदी जी को समझना चाहिए। जी, मोदी जी को समझना चाहिए। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आ रहा हूं। बहुत कुछ चल रहा है देश दुनिया में। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने आज आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल हालांकि बिहार के उपनेता जो हैं तेजस्वी यादव, उनका भी आज छपा है कुछ अखबारों में, इंग्लिश और हिंदी में। सोनिया गांधी का आर्टिकल लेकिन काफ़ी चर्चा में है तब जबकि भारत की विदेश नीति पर कई सारे सवाल हो रहे हैं। हम लोग भी अपने कार्यक्रमों में सवाल उठा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, समझ में नहीं आता इसलिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उन बातों को डिकोड करने की कोशिश आपके ज़रिए हम करना चाहते हैं और ईरान के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं, कैसे होने चाहिए और आज हम कहाँ खड़े हैं, ये भी आपसे जानना चाहता हूं। सोनिया गांधी के इस आलेख से नरेंद्र मोदी को कितना फ़ायदा या नुकसान राजनीतिक तौर पे हो सकता है, ये भी समझना चाहता हूं। और तीसरा सवाल यहाँ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर शांति पुरस्कार क्यों चाहते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं और क्या मिलेगा अभी तय नहीं है। ये इजराइल ईरान की जो लड़ाई है ये बहुत सारी चीज़ें तय करने वाली है और ये ईरान और इजराइल का भविष्य नहीं तय करेगी, अमेरिका का भविष्य तय करेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ट्रंप जैसे इम्पल्सिव आदमी ने जो हर मिनट एक चीज़ को बदलता है, फैसले बदलता है, लोगों को खड़े खड़े बर्खास्त करता है, उसने 2 सप्ताह का समय मांगा है। ये ट्रंप के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जो उनके पहले कार्यकाल को भी अगर देखें और दूसरे कार्यकाल में जनवरी से अभी तक जो उनके शपथ ग्रहण के बाद से देखें, उनका पूरा कामकाज देखें, एक बहुत बड़े संकट में इस समय अमेरिका है।
और वो जो संकट है पूरे वेस्ट एशिया को का फैसला करने वाला है। मतलब फैसला ये कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, या अमेरिका यहूदियों के साथ तो खड़ा है, नेतन्याहू के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये तय होने वाला है। क्योंकि बहुत निर्णायक, एक बड़ा आश्चर्यजनक मामला यह है कि ईरान ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं और ट्रंप ने 2 सप्ताह का टाइम मांगा है। 2 सप्ताह अगर ट्रंप 2 सप्ताह कुछ नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। मतलब या तो इजराइल तबाह हो जाएगा या ईरान तबाह हो जाएगा। तो ये एक बड़ा, देखिए इसमें जो पूरा मामला है वो हमारा जो कंसर्न है वो सोनिया गांधी का आर्टिकल है, और उसने हमारी पूरी विदेश नीति को एक्सपोज कर दिया है, सड़क पर खड़ा कर दिया है, नंगा कर दिया है पूरी विदेश नीति को। और आपको लगता है कि मोदी जी के चेहरे पर कोई गजा दिख रहा है आपको, या कोई तेहरान दिख रहा है, कोई ईरान दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। उनके चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा, उनके चेहरे पर केवल बिहार का चुनाव दिख रहा है, चंद्रा बाबू का सपोर्ट दिख रहा है उनको, और हुकूमत दिख रही है। वो जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं सोनिया जी ने, वो तो बड़े परेशान करने वाले हैं। भारत की पूरी विदेश नीति, मतलब गजा को में इजराइल का आक्रमण, नेतन्याहू का कैरेक्टर, 95 में वहां के प्रधानमंत्री की हत्या, इज़ाक रॉबिन की जो हत्या हुई उसमें उनका जो हेट स्पीचेस थी उसका रोल, और सबसे बड़ी बात यह कि गजा पर भी हमारी चुप्पी और ईरान पर भी हमारी चुप्पी। तो ये आर्टिकल आपने पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी को फायदा करेगा कि नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी जी के को फायदे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये सबसे तीखा हमला जो हो सकता है वो सोनिया जी ने किया है, और जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा है, कोई पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने देश के बारे में कहा है। और जो नीति ये देश इतने सालों से चला रहा था, भारत की जो विदेश नीति थी उसके बारे में कहा है। इजराइल के साथ जो संबंध रहे उसके बारे में कहा है, और ईरान के साथ जो संबंध रहे उसके बारे में कहा है। ईरान ने 95 में कश्मीर को लेकर जो प्रस्ताव आया था सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में ह्यूमन राइट्स को लेकर, उसमें भारत का जो साथ दिया उसकी चर्चा की, और उन्होंने ये बताया कि जो पिछली रिजीम थी ईरान की, उसने 65 में और 71 में साथ नहीं दिया था भारत का। तो ये आर्टिकल बड़ा आई ओपनर है, और एक डॉक्यूमेंट है जो हमारी न सिर्फ विदेश नीति को परिभाषित करता है, पर हम लोग, हमारी हुकूमत पूरी विदेश नीति को और देश को किस दिशा में ले जा रही है उसको एक्सपोज करता है। ये बहुत भारी पड़ने वाला है। मतलब अगर इस पर बहस हमारे यहाँ तो नहीं होगी, बहुत कम होगी, पर दुनिया में एक मैसेज जाएगा, और वो मैसेज ये जाएगा कि ये जो भारत में जो हुकूमत है उसको लेकर भारत में क्या प्रतिक्रिया है जी। दुनिया के देशों में संदेश जाएगा इसका, और दुनिया के जो देश इस समय इजराइल को लेकर परेशान हैं वो भारत की तरफ नजरों से देखेंगे, आशा भरी नजरों से देखेंगे। हालांकि सोनिया जी ने अपनी आखिरी पंक्तियों में ये कहा है कि इट इज नॉट स्टिल टू लेट जी।
इंडिया मस्ट स्पीक। अब हमको तो नहीं लगता है राजीव जी कि हमारे प्रधानमंत्री के पास या सरकार के पास कोई जुबान है बोलने के लिए, क्योंकि हम, अगर आप, सोनिया जी ने तो आज आर्टिकल लिखा है, अगर आप प्रियंका गांधी का ट्वीट देखें जो गजा को लेकर उन्होंने लिखा था, और 55,000 लोग मारे गए उसको लेकर, और जी जो भारत एब्सेंट रहा वो गजा को लेकर जो प्रस्ताव था संयुक्त राष्ट्र में, उसमें उसको लेकर जो प्रियंका ने कहा, और फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटमेंट था उससे भारत ने अपने आप को अलग किया, ईरान को लेकर जो अलग किया, इससे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि जो भारत की विदेश नीति है वो पूरी तरह से बदल दी गई है, कुचल दी गई है। तो ये बहुत निर्णायक टाइम है, पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या विदेश मंत्री हैं, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है इन तमाम चीजों को लेकर। उनके भाषणों को सुनकर लगता नहीं है कि वो ईरान इजराइल के बीच में कुछ चल रहा है। मोदी जी बिहार की सभा में बात करते हैं कि उनको ट्रंप ने खाने पर बुलाया था, कहा था कि आइए बात करेंगे, खाना खाएंगे, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी विदेश नीति को और मजाक जो बना दिया है पूरे इतने बड़े युद्ध को, जो दुनिया बहुत डरी हुई है इस समय, हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल बेखौफ हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जरा आता हूं दोबारा आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, सोनिया गांधी के आलेख की बात हो रही है, थोड़ी सी बात उस पर और की जाए। उनके आर्टिकल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गज़ा की बात है, फ़िलिस्तीन और इज़राइल की बात है, बात जो है वो ईरान की भी है और हमारी विदेश नीति की बात भी है, और इन सब को लेते हुए एक आईना दिखाने की कोशिश की है सोनिया गांधी ने। और लेकिन इसको और किस रूप में देखा जाए, कैसे देखा जाए आज के दौर में, जब प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप का लंच जो है वो बुलाते हैं बात करने के लिए, लेकिन कहते हैं कि मुझे यहाँ महाप्रभु, यानी ओडिशा में जो भाषण दे रहे थे उस भाषण को ही देखा जाए, या बिहार में सिवान गए वहाँ पे उन्होंने जो भाषण दिया उनको देखा जाए, तो सही कह रहे थे अभी गर्ग साहब कि यहाँ अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों की बातें देखी जाए तो कुछ कुछ लगता ही नहीं है कि हाँ दुनिया में और भी कुछ चल रहा है और जिसका प्रभाव सीधे तौर पर हम पे हमारे साथ हो सकता है। यूनाइटेड नेशन परेशान है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पे जहां पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा है 60% से ज़्यादा है, यानी फोर्डो पे अगर हमला कर दिया तो उसके रेडिएशन का असर पड़ सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में, और उसका असर यहाँ तक आ सकता है। हम ज़्यादा दूर नहीं हैं ईरान से, तो इसकी चिंता क्यों नहीं आखिर है हमारे देश में? क्या हम बिल्कुल अमेरिका परस्ती इतनी हमारी हो चुकी है कि हम वहाँ डिपेंडेंट हो गए हैं? ये माना जाए कि अमेरिका जो कर रहा है ठीक कर रहा है, हम चैन की नींद सोएं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब समझेंगे? देखिए राजीव जी, ट्रंप साहब को चुनाव जिताने के लिए मोदी जी ने तो क्या किया, उनसे ज्यादा सेक्रीफाइस उनके भक्तों ने किया। यहाँ हवन कराए गए। अब ट्रंप साहब जीत करके आ गए हैं तो उसका तो कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, तो वो मिल ही रहा है। मोदी जी जो पूरा वैश्विक नेता अपने आप को साबित कर रहे थे, फोटो में बता रहे थे, दिखा रहे थे, और भक्तों के लिए सबसे ज्यादा गुदगुदाने वाला होता है कभी इस तरह का फोटो आ जाए। तो वो नरेंद्र मोदी आज की तारीख में जब ईरान के मसले पर आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, G7 में क्या हुआ वो भी देखा सबने, तो वो जो 56 इंची छाती का जो दावा मोदी जी करते थे, इन तमाम परिस्थितियों ने, इन प्रसंगों ने ये साबित कर दिया कि मोदी जी की छाती भले ही 56 इंच की हो, लेकिन उसमें दिल बहुत छोटा है, और मस्तिष्क में विवेक है कि नहीं है ये कौन कह सकता है। ये तो तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी को बस एक चीज आती है, घरेलू राजनीति कैसे होती है।
और इसके लिए उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है, उसका रेडिएशन का क्या असर होगा भारत पर, ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है। हाँ, अगर कहीं अवार्ड वगैरह किसी देश से मिलना हो तो मोदी जी अपनी ब्रांडिंग के लिए जरूर पहुंच जाए, कोई अच्छा भाषण देना हो। भाषण वो कैसे कैसे देते रहे, वैज्ञानिकों के बीच में बैठ करके वो गैर वैज्ञानिक भाषण देते हैं, वो लोग ताली बजाते हैं, वैज्ञानिक ताली बजाते रहे हैं। अब इधर तो बहुत दिन से नहीं सुना हमने, वरना नाले के गैस से वो चाय बनवा देते थे, वो शल्य चिकित्सा का इतना बड़ा उदाहरण पूर्व का दे देते थे, गणेश जी की मूर्ति को कि कैसे सिर लगा, ये भी बता देंगे कि महाभारत के जमाने में इंटरनेट था, तो क्या क्या वो बता देंगे और लोग ताली पीट रहे थे। जब एक प्रधानमंत्री को ऐसे भक्त मिल जाए और ऐसे इंजीनियर, ऐसे साइंटिस्ट मिल जाए, तो उस प्रधानमंत्री को काहे की चिंता है? क्या वो चिंता करेंगे कि इस देश में वैज्ञानिकता नहीं है या वो सोच नहीं है तो कोई फर्क पड़ेगा, या अगर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तो हमारे भक्तों पर कोई असर पड़ेगा? उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता तो सिर्फ और सिर्फ होती है कि बिहार में जो चुनाव है उस चुनाव को कैसे जीता जाए। चुनाव आयोग ने आज जो किया है और राहुल गांधी का जो अटैक है कि आप तो सारे सबूत ही मिटा रहे 45 दिन में, तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है, और वो आज से नहीं है, हम लोग तो लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं। राहुल गांधी का पिछला जो आलेख था वो पूरे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है, लेकिन चुनाव आयोग करता क्या है, वो एक और ऐसा फैसला लेकर के आता है जिससे परिस्थितियां और ज्यादा संदेहास्पद लगती हैं। तो मोदी जी को चिंता, उड़ीसा में उन्हें भगवान या महाप्रभु याद आ रहे थे। अब महाप्रभु याद आ रहे थे कि बिहार के चुनाव में महाप्रभु याद आ रहे। कोई ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, कोई माहौल बनते हुए नहीं दिख रहा है। और राहुल गांधी है कि एक पे रोज कुछ ना कुछ, राहुल गांधी ने जो नाक में दम कर रखा है, बिहार में जो सर्वे आया वो भी हम लोगों ने देखा, नौजवानों के बीच में एक लंबा फासला अब तो है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में। तो दूसरी तरफ आज योग दिवस है और इस पर जो पूरा सरकार ने जिस तरह के योग पर खर्चा जो हुआ होगा वो तो इस देश का बजट जानेगा और इस देश के लोग झेलेंगे। यहाँ तो असली मार्कशीट लेकर के नौजवान घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, और उसके लिए बहाना या दलितों और पिछड़ों के आप बजट को देखिए कि साहब बजट नहीं है, विज्ञापन पर खर्च होगा। और असली फिटनेस किसकी दिखाई जा रही है? मैं तो अभी सोशल मीडिया खंगाल रहा था, राहुल गांधी ने और वो कुछ लोग कांग्रेस के लोग, कुछ और लोग नेहरू जी की तस्वीर डाल रहे हैं कि योग किसे कहते हैं। योग यही है कि आपको ब्रांडिंग करना है, या असल में योग वो होता है। लेकिन मोदी जी को तो सिर्फ मतलब होता है चुनाव से, तो उनके ध्यान में बिहार का चुनाव है, फिर उसके बाद फिर बंगाल का चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश पर भी उनकी नजर ही होगी कि किसी तरीके से चुनाव नहीं हारना है। तो उनको ईरान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देश को तो पड़ता है। देश के जो चेतना संपन्न लोग हैं और इतने सीनियर्स लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, करके साहब जैसे, राहुल जैसे लोग, जिन्होंने एक लंबे भारत के विदेश नीति को देखा और परखा है, समझा है, वो जब एनालिसिस करते हैं तो देश के लोगों की कम से कम आंखें तो खुलती हैं कि साहब हम क्या थे और क्या हो गए। मोदी जी विश्वगुरु बनते बनते देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर दी कि आज भारत की जो इज्जत है, भारत का जो सम्मान है, वो कहां पहुंच गया है। आपने भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बना करके छोड़ दिया है। ट्रंप ने हो सकता है भोज पर बुलाया हो, काहे के लिए बुलाया था? जब असीम मुनीर के साथ भोज कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को भोज पर बुलाया, तो समझ सकते हैं कि क्या तवज्जो मिल रही है नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी की तवज्जो नहीं है, ये देश की तवज्जो है। तो आपने इस देश की गरिमा को, इसके सम्मान को, इसकी प्रतिष्ठा को वहां ले जाकर के पहुंचा दिया है कि जहां पर भारत को आज केवल और केवल पिछलग्गू माना जा रहा है। और इसीलिए सोनिया गांधी ने लिखा कि अभी वक्त है बोलने का। अगर आज भी भारत स्टैंड लेता है तो भारत की विरासत बहुत मजबूत रही है। एक ऐसा वक्त जब भारत के आधे से ज्यादा लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं था,
नेहरू जी का दौर हम लोग याद कर सकते हैं। उस समय भारत की विदेश नीति अमेरिका और रूस को दोनों को संतुलित करते हुए गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति होती थी, और वो तमाम देश एकजुट होकर के शांति और सौहार्द के लिए और उन तमाम विकासशील देशों की तरक्की के लिए जो एक रास्ता लेकर के चल रहे थे, उसने एक दुनिया में अपना एक मुकाम स्थापित किया। नेहरू जी हालांकि प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी जो विदेश नीति की समझ थी वो अद्भुत थी। ऐसे ही नहीं गांधी जी ने उनको बतौर प्रधानमंत्री चुना था। उनकी समझ देश के भीतर की भी और देश के बाहर की भी कि देश को कैसे वैश्विक मंच पर स्थापित करना है, ये जानते थे नेहरू जी की समझ। और फिर इंदिरा गांधी ने क्या ताकत दिखाई, इसी पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और दो टूक जवाब दिया अमेरिका को। और आज के जो विश्व गुरु हैं वो अमेरिका के सामने देख रहे हैं कि क्या इशारा होता है। उसके बाद यहां केवल मैनेज किया जाता है कि साहब हमको केवल बख्श दीजिए, इसीलिए आप चाइना का नाम नहीं ले पाते हैं। आप इशारे में क्या बोलते हैं कि छोटे आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं, उनको नहीं खरीदना है। अरे चाइना का नाम लेने में आपको क्या तकलीफ है? और जिस सामान की आप बात करें वो सामान आप आयात क्यों कर रहे हैं? ये जो सवाल है वो सवाल आज मुझे लगता है कि हर आदमी की जबान पर है, और यही वजह है कि मोदी जी की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। और आज ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से, अब राहुल गांधी की विदेश नीति की आप समझ देखिए, और ये आज की नहीं 2022 के हम लोग जिक्र करते हैं, जब उन्होंने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान को इस तरह से संतुलित रखना है कि कभी एक ना हो पाए। आर्थिक नीति पर राहुल गांधी की आप समझ को देखिए, और इधर अंग्रेजी को लेकर के जो चर्चा हुई है उसको आप देख लीजिए। अमित शाह ने कहा कि साहब लोग शर्म करेंगे अंग्रेजी पढ़ते हुए और बोलते हुए। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है, आज बीजेपी बैकफुट पर है जी। तो किसी भी मोर्चे पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनकी पॉलिसी, उनकी सरकार आज बुरी तरीके से घिरी हुई है। और राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी का जो आज का लेख है, वो सरकार को पूरे तरीके से घेरता है और पूरी तरीके से ये सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। राजीव जी बिल्कुल। राहुल जी आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त दो बयान आए हैं दो अलग अलग लोगों के। एक तो आया है बिल क्लिंटन का, पूर्व राष्ट्रपति। उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के खिलाफ लड़ाई चाहते हैं ताकि वे हमेशा सत्ता में बने रह सकें। और उन्होंने ये भी कहा है कि वे पिछले 20 सालों से अधिकतर समय सत्ता में रहे हैं और अभी और सत्ता में रहना चाहते हैं, इसलिए ईरान के इस युद्ध को वो खींचना चाहते हैं। इसमें कितना दम देखा जाए, एक बात। दूसरी बात, ईरान के विदेश मंत्री ने अब इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर उसमें भी अपनी बात रखी है, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लोगों पर अन्यायपूर्ण युद्ध थोपा गया है। ये विदेश मंत्री और ख़ासकर यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में इन्होंने अपनी बात कही है, और उनका कहना है कि इसका इंटरनेशनल लेवल पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और युद्ध थोपा गया है और ख़ासकर हमको युद्ध में झोंका जा रहा है इजराइल की तरफ से। लेकिन इन दोनों बातों के साथ साथ एक सवाल और भी आपके पास लेके आऊँगा कि जब हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो आने वाले चुनावों में, बिहार का चुनाव, उसके बाद के चुनाव, बिहार का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। एक हम लोग युद्ध की कगार पे पहुंचे हुए थे जिसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने, हम दोनों देश, और उसका असर कितना पड़ता हुआ आप देखते हैं। और उसके बाद ईरान इजराइल में हमारा जो अभी जो स्टैंड है उसका असर भी लोकल लेवल पे पड़ते हुए देखते हैं क्या बिहार के चुनाव में? क्योंकि महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। खाद्यान्न आपूर्ति और बहुत सारी चीज़ों के संकट हो सकते हैं, तेल का संकट हो सकता है, इसलिए अगर ये लंबा खिंच गया तो भी जिस तरह का विभाजन है और जो अलग अलग जो दो सेनाएं जो हमने सामने हैं उनका जो एक सामाजिक आधार है, वहाँ पर देखेंगे तो इससे मैं कहूँगा कि जो जिस तरह का ध्रुवीकरण अभी है देश में, बिहार में भी है, उसमें कुछ वर्गों में और कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस को या विपक्ष को फायदा होगा। और ईरान के साथ और फिलिस्तीन के साथ दोनों
के जो एक स्वाभाविक रूप से एक मुसलमानों की एक सहानुभूति है, जो भी उतना खुल कर प्रकट नहीं हो रही है, लेकिन वो एक असर डालेगी। और जो रिपोर्ट्स बिहार की आ रही हैं वहाँ पर अभी मामला मतलब लगभग बराबरी का है, उसमें कोई भी पक्ष अभी कोई स्पष्ट जीत हासिल करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा अभी तक लग रहा है। अब अगले कुछ समय में दिनों में क्या होता है वो देखने की बात है। राष्ट्रपति क्लिंटन ने जो कहा है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक ही कह रहे हैं। हमें याद होगा सबको कि जब ये फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ और इजराइल का वो शुरू हुआ था, तो उस समय नेतन्याहू की आंतरिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। उनकी अपनी सरकार में उनके खिलाफ लगभग विद्रोह की स्थिति थी, बहुत कमज़ोर हाल में थे वो। और उस समय भी ये कहा गया था कि वो युद्ध हमेशा जो सत्ता में होता है उसको वो भुना लेता है, उसको हमेशा फायदा पहुंचाता है, किसी भी तरह का युद्ध हो जाए तो, क्योंकि लोगों की एक राष्ट्रीय भावनाएं और देशभक्ति वगैरह जग जाती है। तो पहले तो उस लंबे जो अभी भी चल ही रहा है, उस युद्ध का लगातार नेतन्याहू को अपार फायदा मिला है। और अब उन्होंने एक और मोर्चा खोल दिया है, इससे उनको और उनकी आंतरिक स्थिति और मजबूत हुई। इसी बीच उनके युद्ध मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया उनकी नीतियों के खिलाफ जी। और वो हटाए जाने वाले थे। ये नौबत आ गई थी कि वो आगे चलेंगे भी नहीं। तो इन दोनों युद्धों से, और अब जो मतलब दूसरा खुद शुरू किया है इजराइल ने, उसमें नेतन्याहू कामयाब हुए हैं अपनी स्थिति मजबूत करने में। और इस समय उनके सामने कोई चुनौती इजराइल के भीतर नहीं है। हालांकि उनके खिलाफ एक बड़ा वर्ग है जो उनके राजनीतिक विरोध में भी है। तो क्लिंटन ठीक कह रहे हैं। और लगातार एक युद्ध बनाए रखकर, युद्ध में बहुत मजबूत और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले सेनापति के रूप में, नेता के रूप में बहुत ज़्यादा फायदा नेतन्याहू ने उठाया है। और जैसे ये दूसरा युद्ध भी ईरान के साथ भी ज़्यादा चलेगा, उनको फायदा होगा, क्योंकि अब उनको मामला वहाँ हो गया कि उनको चुनौती देने कौन देगा। और ये उनकी एक सोची समझी तब से चल रहा है, इसको एक लंबा समय हो गया, तो ये चलने वाला है अभी। इसलिए लेकिन उसका संबंध हमसे, जब हम भारत की दृष्टि से बात करेंगे, तो भारत के हित में क्या नेतन्याहू के साथ हर स्थिति में खड़े रहना, ये हमारी विदेश नीति होगी क्या, होनी चाहिए क्या? उनके हर अच्छे बुरे काम में, उनकी गलतियों में भी हम उनके साथ खड़े रहें? तो इजराइल अलग है और नेतन्याहू अलग है। तो देश और उसके नेता में एक अंतर करना की एक सामान्य बुद्धि भी सबको होती है, राजनीति में की ही जाती है। एक पार्टी देश नहीं होती और एक पार्टी का नेता भी देश नहीं होता। हालांकि यहाँ भी अब एक सोती है, लोगों की मनस्थिति उस तरह के, उससे जरा हटाई जा रही है कि नेता ही देश है और पार्टी ही देश है, वगैरह वगैरह। तो स्थिति यह है कि हमें क्या है, उनके विदेश मंत्री ने जो कहा है, मैंने अभी वो बयान देखा नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की मैं स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन बात वही है कि संयुक्त राष्ट्र में जाहिर है हर देश अपना बचाव करता है, अपनी नीतियों का बचाव करता है, उसी को सही बताता है, दुनिया से आह्वान करता है कि वो हमारे साथ आए। सवाल ये कि हमने इस बीच क्या किया है। हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जब गाजा का प्रश्न पर वोटिंग हुई थी तो भारत ने एब्सटेन किया था, वो अनुपस्थित रहा। तो एक युद्ध में भी एक नियम एक आमतौर पे होता है कि आनुपातिक नुकसान हम पहुंचाया जाता है, और युद्ध में भी अनुपात देखा जाता है, और प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम कहते हैं। और अभी वो इन युद्धों में भी उसका उल्लेख भी हो रहा है, कई लोगों ने उल्लेख किया है। तो हर देश को अधिकार है कि अगर उसके ऊपर हमला हो तो वो आनुपातिक रूप में उसका जवाब दे। भारत ने जवाब दिया, अभी पाकिस्तान को जवाब दिया, इसी तरह वो अधिकार हर देश को है। और इसलिए कहा जाता है कि भाई हमने जो जवाब दिया है, हमने नुकसान जो पहुंचाया है वो आनुपातिक पहुंचाया है। हमने नागरिकों पर हमला नहीं किया, हमने उनकी जानें नहीं ली, हमने अस्पतालों पे हमला नहीं किया, हमने केवल सैनिक ठिकानों पर हमला किया और आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। ये भारत का अपना रुख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी उसके साथ दूसरी अपेक्षा होती है कि जब नागरिक जगहों पर, नागरिकों पर हथियार हमले हों, वो बड़ी संख्या में मारे जाए, तो फिर उसका विरोध करना चाहिए, उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए विश्व स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर।
कोई हमास का समर्थन नहीं कर रहा है उसके पहले हमले के लिए। लेकिन जैसा प्रियंका गांधी ने कहा, याद दिलाया इस देश को कि भाई एक तरफ 1000 लोग हैं, दूसरी तरफ 55,000 लोग हैं, और वो नागरिक हैं बहुत सबसे बड़ी संख्या में, जिसमें कई हजार 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो वो आनुपातिकता कहाँ है उसमें? तो उसका तो हम विरोध करें कि भाई इतने बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे और नागरिक क्यों मारे जा रहे हैं। इसके लिए हम इजराइल से ये तो कह सकते हैं कि भाई आप ये सुनिश्चित करिए कि केवल सैनिकों पर हमला हो, सैनिक ठिकानों पर हमला हो, नागरिकों पर ना हो। ये कहने की भी जो एक सहज मानवीय मांग होती है वो अभी हम नहीं कह सके, ना सीधे इजराइल से, ना हम संयुक्त राष्ट्र में कह चुके हैं। और अब दुनिया को ये दिखने लगा है कि कब तक चुप रहा जा सकता है। तो ये जो दोनों चुप्पियां हैं भारत की और ईरान की, इतनी चर्चा हो चुकी है, उसमें दोहराऊंगा नहीं जी। तो ये चुप्पियां जो बता रही हैं वो एक ही संदेश है उनका कि अब बोलने की, इसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने की इन अपने देशों को, हमारे पास कोई नैतिक साहस नहीं बचा है, कोई नैतिक कद नहीं बचा है। हम इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। और हम अब ऐसी स्थिति में आ गई है कि हमारा पूरा पड़ोस, जैसे मैंने शुरू में उल्लेख किया, पूरा पड़ोस हमारे खिलाफ है। ये मोदी जी की लुक ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट, उसकी नीति का कुल परिणाम 11 साल बाद यह है कि हमारे सीमा के सारे के सारे देश, छोटा सा नन्हा सा मालदीव्स भी अब हमें आंखें दिखाता है। एक भी देश हमारे साथ नहीं है, नेपाल भी नहीं है हमारे साथ, वो भी अब आंख दिखा रहा है हमको। तो ये तो हमारी पड़ोस पर लागू होने वाली विदेश नीति है। बाकी जगह आप देख लीजिए जी, हमारे इतने सांसद गए, 33 देशों में घूम के आए, लेकिन उसका मैं समझता हूँ कि 3 बड़े देशों ने भी, प्रमुख देशों ने भी हमारे साथ स्वर मिलाते हुए कुछ नहीं कहा है। उसका नतीजा क्या है, वो नेट आउटकम क्या है उसका, हम नहीं जानते, देश नहीं जानता। अमेरिका में भी गए, शशि थरूर ने बहुत प्रभावशाली वहाँ पर दर्शन किया। ऐसी बहुत सारी चर्चा हो रही है कि वो तो, उनको तो सरकार, हमारे विदेश मंत्री से बेहतर भारत का पक्ष रखते हैं वो। लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप जो लगातार कह रहे हैं और आज तक कहते जा रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। तो बिल्कुल, तो प्रचार से राजनीति करने की भी एक सीमा होती है। और जब आप विदेशों में वही करेंगे जो आप देश में कर रहे हैं, तो देश में तो चल जाता है, विदेश में तो नहीं चलेगा। ये बड़े सवाल हैं। और मैं समझता हूँ कि, और मैं सोनिया जी की इस बात की प्रशंसा करूंगा जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उन पर चर्चा हुई है। लेकिन मैं उनके लेख की जो टोन है, उसका जो स्वर है, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। उसमें कहीं कोई सीधे राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा नहीं दिख रही है। उन्होंने किसी व्यक्ति पर, किसी पार्टी पर, किसी विचारधारा पर उस तरह कोई सीधा हमला नहीं किया है। उन्होंने देश के लिए, देश के सामने एक बात रखी है और उन्होंने समाधान भी सुझाए हैं। वो एक बड़ा सकारात्मक लेख है। आलोचना है तो वो बहुत ठोस सिद्धांतों पर आधारित आलोचना है और समाधान परक है, भविष्य परक है कि अब भी हमारे पास समय है। अब ये मोदी जी पर है कि वो उस समय को लेना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें दिक्कत यह है कि वो श्रेय नहीं दे सकते किसी को, सारा श्रेय उनको ही मिलना चाहिए हर चीज़ का। तो बिल्कुल हम उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या होगा। जी। सोनिया गांधी के आलेख की चर्चा कर रहे हैं, तो एक छोटा सा हिस्सा ज़रा स्क्रीन पे हम लेके आना चाहते हैं सोनिया गांधी के आलेख का। ये देखिए, लिख रही हैं सोनिया जी कि ये माना जा सकता है कि इस क्षेत्र, खासकर इजराइल ईरान की बात है, इस क्षेत्र के इतिहास को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा चिंताएं जायज़ हो सकती हैं, लेकिन दोहरे मापदंड मान्य नहीं हैं। इजराइल खुद एक परमाणु शक्ति है और उसका अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का लंबा इतिहास रहा है। वहीं ईरान अभी भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का हिस्सा है और उसने 2015 के परमाणु समझौते का पालन किया। यह समझौता अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ जैसे देशों की निगरानी में हुआ था। ये बात यहाँ पर एनपीटी से लेकर ये तमाम बातें यहाँ रख रही हैं सोनिया गांधी। और जैसे राहुल देव जी बता रहे थे कि यहाँ पर एक दिशा देने की कोशिश जो
किस दिशा में जा सकता है हमारा देश अगर इन सुझावों को मान लिया जाए, मोदी सरकार अगर माने। और उसके सामने एक पूरा का पूरा चैप्टर खोलकर इन्होंने रखा है सोनिया गांधी ने। अलग अलग मसले नहीं है यहाँ पर, सीधे विदेश नीति है और उसमें भी आज का जो तनाव है, जो संकट मिडिल ईस्ट में है, उसको लेकर सोनिया गांधी ने यहाँ लिखा है। जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास, फिर गर्ग साहब के पास सीधे क्लोजिंग कमेंट के लिए आएंगे। प्रशांत जी को लेकर आइए स्क्रीन पे। प्रशांत जी, बात सोनिया गांधी के आलेख की बार बार आएगी, आगे भी आएगी, क्या कहेंगे इस पे? जैसा मैंने कहा राजीव जी कि उनकी जो चिंता है वो वाजिब है। वो चिंता क्यों वाजिब है सोनिया गांधी की? दो तीन बातें हम लोग समझ लें कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक जो इंडिकेशन अभी तक मिला है, ईरान 300 मिसाइलें फायर कर चुका है इजराइल के ऊपर। मोसाद के सेंटर पर उसने हमला किया, उसने उनके डायमंड एक्सचेंज पे हमला किया है, उसने हाइफा पोर्ट पे हमला किया जहाँ अडानी जी का 1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। उसने बीर शेबा पे हमला किया जो कि साइबर आर्मी सेंटर है वो इजराइल का। तो तमाम अस्पतालों पे हमले किए, तमाम स्ट्रेटेजिक जगह उसने हमले किए। इजराइल ने जनरल्स को मारा, ईरान के दर्जन भर जनरल्स को मार दिया, वैज्ञानिकों को मारा, उसने भी हमले किए, नागरिक मारे उसमें। तो ये युद्ध जो है वो लंबा खिंचने वाला है और ईरान की इसमें तैयारी है। ईरान लंबा युद्ध सस्टेन कर सकता है। वो दशकों से अमेरिका के या पश्चिमी देशों के सैंक्शंस को झेल रहा है। उनकी पॉपुलेशन को ये आदत है और वो थोड़ा बड़ा देश है। फर्ज कीजिए कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में का युद्ध हो तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमाम ऐसे लोग, असम, उससे अछूता रहेगा। लेकिन इजराइल के साथ ये नहीं है। इजराइल की जनता बंकरों में रह रही है या जहां बंकर नहीं मिल रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रही है। ये बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। और ये ट्रंप साहब जो कह रहे हैं 15 दिन बाद आएंगे, वो ऑलरेडी इजराइल के साथ हैं। इजराइल अमेरिका का और पश्चिमी देशों का बिगड़ैल बच्चा है जिसको वो काबू नहीं करना चाहते। तो ये युद्ध लंबा चलेगा। जो खबरें देख रहा हूं मैं, जो तमाम सोर्सेस से आ रही हैं कि ईरान की क्षमता 8 मिसाइल प्रतिदिन बनाने की है। उसके पास 8000 मिसाइलें हैं। उसकी सारी मिसाइल जितनी भी ईरान से उड़कर और वो इजराइल पहुंच रही, वो 2000 किलोमीटर रास्ता तय कर रही, कई देशों की सीमाएं क्रॉस कर रही है। इराक की सीमा भी क्रॉस कर रही है, जॉर्डन की सीमा भी क्रॉस कर रही है। ये अमेरिकी सैनिक अड्डे भी हैं यहाँ पे। क्यों ट्रंप साहब 15 दिन का समय मांग रहे हैं या जो भी बात है, लेकिन ये युद्ध लंबा चलेगा। ये युद्ध लंबा चलेगा तो उसका इम्पैक्ट दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल 3% ऊपर पहले से चला गया। इसका असर पड़ेगा भारत के ऊपर, तमाम सारा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो तमाम सारे क्रूड ऑयल जो है वो नॉन डॉलर पेमेंट से भी लेता रहा है। तो दुनिया की इकोनॉमी पर, एनर्जी क्राइसिस पे इसका असर पड़ने जा रहा है। उस पे भारत जैसे लोगों की, देशों की खामोशी, मोदी साहब की खामोशी, केवल भारत नहीं दुनिया के तमाम देश भी कीमत चुकता करेंगे इसकी। तो इसलिए अभी आप देखिएगा कि अगले 2-4 दिनों में लोग बोलना शुरू करेंगे। और एक आखिरी बात, देखिए
15 दिन या 20 दिन जब भी ट्रंप साहब समय ले, वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो कंस्टिट्यूंसी है वो इस पक्ष में नहीं है, युद्ध किया जाए, लेकिन उनको ईरान में आना पड़ेगा। पूरे मिडिल ईस्ट के कई देशों में उनके सैनिक अड्डे हैं, 40,000 अमेरिकी सैनिक वहाँ हैं। ईरान अगर इतना ताकतवर है और होस्टाइल है अमेरिका से, बाकी अरब देश होस्टाइल नहीं है, तो उनको ईरान को टेम करना पड़ेगा, ईरान को काबू में करना पड़ेगा। अदरवाइज उनके सैनिक अड्डे जो है वो उनके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। और ईरान पीछे कर भी चुका है। जब ईरान के एक जनरल को 2020 में शायद अमेरिका ने मारा था, उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिकी सैनिक अड्डों पे हमला किया था, जिसमें 100 सैनिक घायल हुए थे। तो ये हिस्ट्री है। तो ये दोनों चीजें होंगी। अमेरिका देर सवेर इसमें आएगा और ये युद्ध लंबा चलेगा जी। और अगर ये लंबा चलेगा तो इसकी एक कॉस्ट है जो पूरी दुनिया पे करेगी। जी गर्ग साहब, आपको भी लगता है क्या कि ये युद्ध लंबा चलेगा? और हालांकि जैसे बिल क्लिंटन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहते हैं नेतन्याहू कि लंबा चले, लेकिन नेतन्याहू के खुद के दम पे वो खींच पाएंगे क्या इतना? क्योंकि ईरान के पास 8,000 अभी भी मिसाइलें हैं और वो बना सकता है और ज़्यादा। छोटा देश है, ईरान से छोटा देश है इजराइल। लेकिन एक तो ये बात, दूसरी बात इसका कितना इम्पैक्ट, अगर लंबा चला तो कितना इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा? और चूंकि अब अगले 2-4 महीने बाद भारत में चुनावों का दौर शुरू होगा, बिहार उसके बाद फिर अगला साल, और उसमें कई सारे ढेर सारे चुनाव, कैसे देखा जाए? देखिए, युद्ध कितना लंबा चलना है ये ट्रंप को तय करना है। सबसे ज्यादा इकोनॉमी अमेरिका की तबाह होगी इसके कारण, क्योंकि न सिर्फ ट्रंप को बंकर बस्टर और बॉम्बर्स देना पड़ेंगे इजराइल को, बहुत बड़ी संख्या मात्रा में हथियार और पैसा भी देना पड़ेगा। अमेरिका की इकोनॉमी अभी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है राजीव जी, बहुत संकट चल रहा है वहाँ। ट्रंप इमिग्रेंट्स के मामले में ऑलरेडी बहुत गहरे संकट में है अमेरिका में, और देश के, अमेरिका के हर शहर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मैंने जैसा कहा कि ट्रंप जैसा आदमी जो इम्पल्सिव है 2 सप्ताह का समय मांग रहा है, बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध लंबा चलने दिया जाएगा। पश्चिमी देशों की जो ईरान के साथ बैठक चल रही है, जो आज हुई शुक्रवार को वहाँ, और जो जारी रहने वाली है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, यूरोपियन यूनियन है। एक जो बड़ा फैक्टर है राजीव जी, जो हम लोगों को थोड़ा सा गौर कर सकते हैं, मैंने कल कहा भी था किसी डिबेट में, आपने अगर गौर किया हो तो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हमारे यहाँ पूरी चुप्पी छा गई है। अगर आपने गौर किया हो तो हमारे यहाँ की जो हुकूमत है पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ बोल नहीं रही है। प्रधानमंत्री के मुंह से अगर आपने कुछ सुना हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार में या आंध्र में, तो मैं जानना चाहूंगा। पाकिस्तान इस समय सबसे बड़ा गेनर होकर उभर रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर की जो ट्रंप के साथ बातचीत थी, वो इस बारे में नहीं थी कि सीज फायर किसने करवाया। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आईएसआई के चीफ उनके साथ थे बातचीत में।
अमेरिका में ट्रंप के साथ उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे और मिडिल ईस्ट के उनके सलाहकार थे। पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ, ट्रंप पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं, जनरल मुनीर की मदद ले रहे हैं। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान इस समय ईरान के साथ खुलकर नहीं खड़ा हुआ है, जबकि ईरान और पाकिस्तान दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में पाकिस्तान का बड़ा सहयोग रहा है। पाकिस्तान नफरत करता है इजराइल से और पाकिस्तान ट्रंप की मदद करना चाहता है कि ट्रंप जो हैं हीरो बनकर उभरें इस लड़ाई में। अगर आपने गौर किया हो तो एक सेना का मुखिया ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की बात कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की बात नहीं की है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने की है। हम लोग बहुत बड़े लूजर होकर निकलने वाले हैं इस पूरे के पूरे एपिसोड में। और पाकिस्तान अगर क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा अलग है, बिटकॉइंस का अलग है, ट्रंप का वो इंटरेस्ट अलग है, पर ईरान और इजराइल के बीच में कोई बड़ा समझौता हो जाता है, आप पाएंगे कि उसमें मुनीर की बड़ी भूमिका होगी और पाकिस्तान अमेरिका के सबसे नजदीक के देशों में होगा। ये जो सोनिया गांधी की लेख है वो कई मानों में महत्वपूर्ण है और हम, जैसा मैंने कहा कि हम लोग लूज कर रहे हैं, हर जगह लूज कर रहे हैं। हम इजराइल से नहीं, नेतन्याहू से किसी चीज को लेकर डरते हैं और ट्रंप हमारी कोई चिंता नहीं करते, ये हमने देख लिया। ट्रंप ने भारत को कोई भाव नहीं दिया, किसी भी तरह का भाव नहीं दिया। तो ये लड़ाई जो है राजीव जी लंबी, प्रशांत जी कह रहे हैं लंबी चलेगी, मेरा ऐसा मानना है कि लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें कई देशों का नुकसान हो जाएगा और इजराइल का तो खैर बहुत हो रहा है, पर पूरी की पूरी यूरोप की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, जो माल इधर से उधर जाता है, पूरे के पूरे जो समुद्री रास्ते हैं, एयर स्पेस है, वो तमाम चीजें प्रभावित होने वाली है। तो मेरे ख्याल से तो चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रंप इसको बहुत जल्दी, क्योंकि सोनिया जी ने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि ट्रंप सत्ता में आए तो इसी प्रॉमिस पर आए थे कि दुनिया से वो युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, और सोनिया जी ने तंज कसा है ट्रंप पर इसी बात को लेकर। अमेरिका में ट्रंप का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो 8-9 मिलियन या कुछ 90 लाख 1 करोड़ यहूदियों के हितों को लेकर बात की जा रही हो जो अमेरिका में रहते हैं, तो ट्रंप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर करना होती उनको गलती तो अभी तक वो कर चुके होते। वो इजराइल की इतनी बर्बादी को होते हुए नहीं देखते। ट्रंप मेरे ख्याल से नेतन्याहू को मजबूर कर रहे हैं कि वो बातचीत की टेबल पर आए और इजराइल से बात करे, और जो सोनिया जी ने तो लिखा भी है और वैसे भी है कि आपने भी अभी जिक्र किया, दिखाया
जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर उसके हस्ताक्षर हैं, वो इंस्पेक्शन के लिए राजी हो चुका है। ओबामा नेतन्याहू के दबाव में आ गए थे, नहीं तो ये जो आप सोचिए ना कि मतलब वो आर्टिकल कई मानों में इम्पोर्टेंट है कि इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में आखिरी दौर की बातचीत होने वाली थी, छठे दौर की शायद जी, और छठे इस दौर की। बीच इजराइल ने हमला कर दिया। इसका मतलब है कि, और अगर आप वो देखें, ध्यान से देखें, तो अमेरिका ने बहुत शॉक एक्सप्रेस किया था ट्रंप ने, और बहुत नाराज हुए थे नेतन्याहू से उस हमले को लेकर। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मैं जो देख रहा हूँ वो एक बड़ी राजनीति चल रही है इंटरनेशनली। हम उसमें पूरी तरह अलग हो गए। एक चीज़ बस ये नोट करने काबिल है कि भारत कहीं नहीं है। जो भारत विश्व गुरु और युद्ध रुकवाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा था कि गाजा का, और जो प्रधानमंत्री कहते थे कि फिलिस्तीनों को भी रहने का अधिकार है, वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। जो टू स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी में पैलेस्टीनियन को लेकर, उसको भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये हमारे यहाँ के विदेश मंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है अभी, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है अभी, और हो सकता है वो विक्रम मिस्री को आगे कर देंगे सोनिया गांधी के आर्टिकल पर सफाई देने के लिए। देखते हैं कौन सोनिया जी के आर्टिकल को कौन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। राहुल गांधी के आर्टिकल को तो देवेंद्र फडणवीस ने किया था, और इंडियन एक्सप्रेस के ही 3 रिपोर्टरों ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था अपने फ्रंट पेज की रिपोर्ट में। जी। हिंदू के आर्टिकल को कौन कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं देखना पड़ेगा, कोई नहीं कर पाएगा इसमें। जैसा इन्होंने कहा, राहुल जी ने कहा, सोनिया जी ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने देश के बारे में कहा, और बहुत ही कुछ किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने। बहुत ही सौम्य आर्टिकल है, तो इसलिए एक डॉक्यूमेंट है जो इसको कहना चाहिए, बड़ा तमाचा है भारत की विदेश नीति पर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट है कि इस विदेश नीति को सुधारा जाए। जो कुछ हो रहा है उसमें थोड़ा अब खासकर विदेश मंत्री और नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इजराइल और ईरान के इस संकट जो वहाँ है, उस संकट के ख़त्म होने, यानी ये जो संघर्ष चल रहा है वो कैसे ख़त्म हो, कितनी जल्दी ख़त्म हो, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में इस पर हम और चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, और बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी। साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, उनका भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इस कार्यक्रम में आप लोग बने रहे। और असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं कि अब जब ईरान ने कदम उठा ही लिए हैं तो फैसला हो जाना चाहिए, जालिमों का सफाया होना चाहिए। ज्योति हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे साथ बनवालो बने हुए हैं, रजत राणा जी हैं, दुनिया के शासक आपस में लड़ रहे हैं, हम भारतीय मजदूर वर्ग की तरह दिखते हैं, इसलिए भारत गुटनिरपेक्ष है। शहीद नईम साहब भी हमारे साथ हैं, आरएस सिद्धार्थ साहब हैं, इंडिया इज नॉन अलाइंड लिख रहे हैं। यही तो बात है कि इंडिया नॉन अलाइंड है तो किधर है सिंस इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। सुनील वैराले जी हैं, लिख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति कमज़ोर है, देश में सरकार बदलना है, देश हित में रहेगा। और जेपीएन पांडे हैं, पैगासस खरीदी के राज के बेपर्दा हो जाने के डर से मोदी जी नेतन्याहू से डरे हुए हैं। अशोक कुमार सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, राजेश कुमार धनखड़ साहब हैं, विजय कुमार श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं, मोदी के मुंह पर लगातार ट्रंप, खैर मोदी की अक्ल पूर्णतः कुंद हो चुकी है। एके हैं, जेंटलमैन हमारे साथ बने हुए हैं, उमर अली साहब बने हुए हैं, इस्माइल हैं, और संजीव सैनी साहब हैं, और ऐसे ही तमाम साथियों, प्रहलाद जी
प्रहलाद शर्मा जी हैं हमारे साथ में, वक्तावर साहब दीपक शिंदे, तमाम साथियों, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ